Hello everyone, welcome to my YouTube channel Crack CSS with a CSP. US हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ का आज थर्ड है और इसमें आज हम बात करेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में। आज का टॉपिक आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अभी जो रीसेंट एग्ज़ाम हुआ है CSS 2022 का उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से आपने इसको प्रिपेयर करना। सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिकन रेवोल्यूशन है क्या, इस लफ्ज़ का क्या मीनिंग है। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन अमेरिका और हमने ये भी डिस्कस किया कि उनके अराइवल की कॉजेज़ क्या थी और उनके अराइवल के इम्पैक्ट्स क्या थे। इसलिए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी कॉजेज़ थी या वो कौन से ऐसे इवेंट्स हुए जिनकी वजह से जो अमेरिकन कॉलोनीज़ थी उन्होंने ब्रिटेन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ रिवॉल्ट कर दिया, उन्होंने आज़ादी के लिए डिमांड्स शुरू कर दी और उनकी क्योंकि वो अपनी ही कॉलोनीज़ थी इसलिए भी ये बात जो है वो इंतहाई काबिल गौर है कि ऐसे कौन से इवेंट्स थे जिन्होंने उनको मजबूर कर दिया कि वो बरतानिया वालों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी का ऐलान कर दें और अपनी डिमांड्स जो हैं वो उनके सामने पेश करें। इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन की कॉजेज़ क्या थी, यानी वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से जो नेटिव्स थे उन्होंने इंडिपेंडेंस को हासिल करने का डिसीजन लिया। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है मर्केंटलिज़म। जैसा कि जैकब वाइनर ने लिखा है, जो कि बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं और स्कॉलर हैं, उन्होंने ये लिखा है कि मर्केंटलिज़म क्रिएटेड सेंस ऑफ रिवॉल्ट इन अमेरिका। इसी तरह मिस्टर रॉबर्ट ने भी यही रीज़न लिखी है कि मर्केंटलिज़म की वजह से जो अमेरिकन नेटिव्स हैं उनमें जो खुदी का एक जज्बा है या जो उनमें सेल्फ़ रिस्पेक्ट है या अपने राइट्स के बारे में जो अवेयरनेस है वो उनमें आई और उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि जो ये ब्रिटिश हैं ये हमारी लैंड को और हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है। जो दूसरी रीज़न है वो ये है कि नेशंस वर सेल्फ डिपेंडेंट। देखें, जो अमेरिकन नेटिव्स थे उनकी वो एग्रीकल्चरल थे, एग्रीकल्चरल बेस्ड उनकी इकोनॉमीज़ थी और इसी वजह से वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट थे और किसी भी तरह जो ब्रिटिश थे उन पे वो डिपेंड नहीं करते थे। इसीलिए उनकी इसी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे पास पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए, हमारे पास पॉलिटिकल राइट्स भी होने चाहिए। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट रीज़न को डिस्कस करते हैं जो कि है मर्केंटलिस्ट लेजिस्लेशन। मर्केंटलिस्ट जो है ये वर्ड मर्केंटलिज्म से ही निकला हुआ है जिसका बेसिक मीनिंग है कि एक्सप्लॉयटेशन करना। ठीक है। जो ब्रिटिश थे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो ब्रिटिश थे वो अपनी कॉलोनीज़ बनाया करते थे दुनिया के दूसरे इलाक़ों में, दूसरे ममालिक में उनको कॉलोनाइज़ कर लेते थे ताकि वहाँ की लैंड को, वहाँ के लोगों को और वहाँ के रिसोर्सेज को वो एक्सप्लॉइट कर सकें और अपने कंट्री के बेनिफिट के लिए उसको यूज़ कर सकें। तो जो ब्रिटिश थे वो अपने कॉलोनीज़ पे एक्ट्स की सूरत में पाबंदियाँ लगाया करते थे। तो मर्केंटलिस्ट लेजिस्लेशन का भी यही मतलब है कि जो ब्रिटिश थे वो ऐसे लॉज़ बनाते थे, ऐसे एक्ट्स बनाते थे जो कि बहुत एक्सप्लॉयटेटिव होते थे और जिनकी वजह से जो अमेरिकन नेटिव्स थे उनके बहुत सारे राइट्स जो हैं वो उनको वायलेट किया जाता था और उनके बहुत सारे रिसोर्सेज को जैसे टी है, टोबैको, कॉटन वगैरह, इन सारी क्रॉप्स को, उनके सारे रिसोर्सेज और वेल्थ को भी एक्सप्लॉइट किया जाता था क्योंकि उन पे हैवी टैक्स लगाया जाता था। तो सबसे पहला एक्ट हम देख लेते हैं। पहला एक्ट नेविगेशन एक्ट है जो कि 1951 में इम्पोज़ किया गया था। इसका बेसिक पर्पज़ या इसका जो मकसद था वो ये था कि जो भी शिप्स हैं, यानी जिन पे भी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, ट्रेडिंग की जाती है, वो जो शिप्स हैं जो कि अमेरिका में एंटर हो रही हैं वो सारी ब्रिटिश शिप्स होनी चाहिए, यानी कि इंग्लैंड मेड होनी चाहिए। और उन शिप्स पे जितना भी स्टाफ है
ٹھیک ہے، وہ بھی انگلینڈ کا ہی ہو، وہ بھی برٹش ہی ہونا چاہیے۔ اس کا جو بیسک پرپس تھا وہ یہ تھا تاکہ ایک تو کالونیز پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جا سکے، ان پہ نظر رکھی جا سکے، اور اس کے علاوہ جو باقی کنٹریز ہیں جیسے کہ فرانس ہے، اسپین ہے، جو کہ اس ٹائم امریکہ کے آس پاس ہی ان کی کالونیز تھی، ان پر بھی نظر رکھی جا سکے تاکہ وہ یہاں پہ نہ آ سکے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ٹریڈنگ نہ کر سکے۔ دوسرا ہے انیومریٹڈ کموڈٹی ایکٹ، جو کہ 1660 میں لگایا گیا۔ وہ یہ تھا کہ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتایا کہ جو کالونیز تھیں یا جو کالونیز کے لوگ تھے وہ زراعت کے شعبے کے ساتھ منسلک تھے، اور ان کی ایگریکلچرل بیسڈ اکانومیز تھیں، اس لیے وہاں پہ بہت ساری کراپس پائی جاتی تھیں، اور جو را مٹیریل ہوتا تھا اس کو وہ باقی کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کرتے تھے اور پیسے حاصل کرتے تھے۔ تو اس ایکٹ کو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ جو کالونیز ہیں، جو امریکنز ہیں، وہ اپنا را مٹیریل صرف اور صرف یو کے کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی اور کنٹری کو نہیں بیچ سکتے، اور جو یو کے والے تھے وہ بہت کم پرائس پہ خریدتے تھے، جس کی وجہ سے کالونیز کو بہت زیادہ نقصان ہوتا تھا۔ اس کے بعد اگلے ایکٹ کی طرف ہیں، یہ ہے اسٹیپل ایکٹ، جو کہ 1663 میں لگایا گیا۔ اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ جو باقی یوروپینز ہیں جیسے اسپینش ہو گئے، ڈچ ہو گئے، پرتگیز ہو گئے، جو بھی کالونیز کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، ان کے جو شپس ہیں وہ پہلے برطانیہ جائیں گے، اور وہاں پہ اپنا ٹیکس پے کر کے تو دوبارہ اپنا سامان جو ہے اس کو لوڈ کرا کے تب جو ہے وہ کالونیز کی طرف جائیں گے۔ یعنی جتنی بھی یوروپین ایکسپورٹس ہیں وہ پہلے برٹن جائیں گی، وہاں پہ اپنا ٹیکس پے کریں گی، اور اس کے علاوہ ان کی وہاں پہ بہت اسٹرکٹ چیکنگ بھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، کہ کہیں جو آس پاس کے کنٹریز ہیں، کیونکہ وہ برٹش کے اینیمیز ہوتے تھے، تو اس لیے وہ ان پہ نظر رکھنے کے لیے بھی کہ کہیں یہ کالونیز کو ویپنز نہ ایکسپورٹ کریں، کہیں ان کو فائنینشلی سپورٹ نہ کریں تاکہ وہ ہمارے خلاف بغاوت نہ کر دیں۔ اگلا ایکٹ ہے انفورسمنٹ ایکٹ۔ انفورسمنٹ ایکٹ کے ذریعے جتنی بھی جو امریکن کالونیز تھیں ان کے جو شپس تھے ان کی رجسٹریشن کو